हेलो टू एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बार्क OCS एग्ज़ाम 2021 के लिए जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो आज हम इसी एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है वो है 5th से लेकर के 12 सितंबर 2021, और इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो 4th से लेकर के 29 अक्टूबर 2021 है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, इससे पहले हम ये देखते हैं कि बार्क जो रिक्रूटमेंट करता है ये किस पोस्ट के लिए करता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट के लिए आफ्टर ट्रेनिंग जो होती है इसकी 1 ईयर की या 2 ईयर की, उस पर डिपेंड करेगा ये। और 5 जो बार्क ट्रेनिंग स्कूल्स हैं इनमें कहीं पर भी आपकी ट्रेनिंग जो है हो सकती है। Also, it recruits for diploma course in radiological physics after your experience radiotherapy work in any department of government institute in India. And after this, you will become radiological safety officer at various hospitals. नेक्स्ट, अगर सभी कैटेगरीज़ की बात करें, यहाँ पर देखिए जनरल OBC ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया है, ये सभी के लिए है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर है फर्स्ट ग्रेजुएशन में BSc BE या हमारे पास BTech जो है होना चाहिए इंजीनियरिंग फिजिक्स से विद मिनिमम 60% इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। MSc फिजिक्स या MSc अप्लाइड फिजिक्स जो है इसमें भी मिनिमम जो है 60% क्राइटेरिया रखा गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कोई भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन वो उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मुंबई में इसका इंटरव्यू होगा, और जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो किसके आधार पर किया जाएगा? 2 चीज़ों के आधार पर। पहला जो है वो है बार कट ऑफ लगेगी कि गेट से स्कोर के बेस पे भी किया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर एज लिमिट की डिस्कस किया है। एज लिमिट के बारे में यहाँ बताया गया है कि जनरल में मैक्सिमम जो एज है कैंडिडेट्स को कितनी होनी चाहिए? 26 ईयर्स, OBC की 29 ईयर्स, और अदर्स जो है उसमें 31 ईयर्स होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2020 में अगर हम बात करें तो बार की जो कट ऑफ है वो 153 है आउट ऑफ 300, और जो गेट स्कोर है वो यहाँ पर 721 से ज़्यादा या इसके बराबर जो है लिए गए थे कैंडिडेट्स, उनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। नेक्स्ट, हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और यहाँ पर जो टाइम अलॉट किया जाएगा वो 2 आवर्स का है, यानी 120 मिनट्स का। और यहाँ पर 1 मार्क जो है डिटेक्ट किया जाएगा अगर आपका आंसर जो है रॉन्ग मिलता है तो। वर्चुअल कैलकुलेटर कंप्यूटर स्क्रीन पर शो होगा फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो IIT JEM और गेट फिजिक्स एग्ज़ाम जो है इस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और सिलेबस भी सिमिलर होगा गेट फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिए वो है कि ऑल इज़ टू सेट योर टाइम लिमिट एंड एक्यूरेसी टू क्लियर द एग्जामिनेशन, यानी कि आपको जो है टाइम का लिमिट जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चंस और यहाँ पर 120 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, तो टाइम का लिमिट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक्यूरेसी भी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। एंड योर सिलेक्शन इज़ सोलली डिपेंड ऑन योर इंटर परफॉर्मेंस, यानी कि इंटरव्यू परफॉर्मेंस जो है इसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन जो है वो निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट, हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की है, आइसिंग मॉडल से बेस्ड है। एक 1 डायमेंशनल आइसिंग मॉडल का हैमिल्टोनियन आपको गिवन है, जहाँ पर J यानी कि इंट्रैक्शन या एक्सचेंज पैरामीटर आप कह सकते हैं, एक्सचेंज पैरामीटर, ये इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और जो स्पिन्स जो है उसकी वैल्यूज़ ले सकते हैं आप 0 ± 1। तो आपने एवरेज एनर्जी इन n पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम के लिए आपने फाइंड आउट करना है इन द लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, एवरेज एनर्जी यहाँ पर जो है डिस्क्रीट के केस में इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने टेबल बनाना है। तो यहाँ पर स्पिन्स जो है वो आप 0, 1 और -1 ले सकते हैं, लेकिन आपके हैमिल्टोनियन में SI जो है वो यहाँ पर 2 बार यूज़ किया गया है, यानी कि SI और SI + J इस तरीके से यूज़ नहीं किया, इसलिए यहाँ पर 3 ही केस बनेंगे। अगर वो केस होता तो फिर 2 to the power 3 यानी कि टोटल 8 केस वहाँ पर बनते, तो फिर उसके बाद में हम उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एवरेज एनर्जी में मैंने सारी वैल्यूज़ पुट किया है, और इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो है NJ tan हाइपरबोलिक बीटा J। अब यहाँ पर जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो बीटा विच इज़ 1/kT टेंड्स टू 0, तो tan हाइपरबोलिक बीटा J टेंड करेगा 1 को, तो यहाँ पर एवरेज एनर्जी की वैल्यू आ जाती है n × J। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे टू डिस्ट्रीब्यूट 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 3 नॉन डीजनरेट डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स। यहाँ पर देखिए कोई किसी तरीके की डिजनरेसी यहाँ पर जिक्र नहीं किया, नॉन डिजनरेट है। तो यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किन का एग्जांपल है? वो पार्टिकल्स हैं जो ओबे कर रहे हैं फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज फाइंड आउट करने का, यानी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का, वो है GI और कॉम्बिनेशन हम का यूज़ करेंगे और NI। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी वैल्यू 6।
नेक्स्ट यहाँ नंबर ऑफ कितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पर 4 हैं, तो वैल्यू सारी पुट कर दिया, आंसर कितना आ गया 15 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पार्टिकल्स जिनका नाम है ए और बी, उनके इक्वल मासेस हैं एंड दे मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, और उनका जो रेशो है रेडियाई का वो हमारे पास है 2:1। हमें वेलोसिटीज़ का रेशो फाइंड आउट करना है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है बार्क में पिछले साल में आया हुआ है, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन के लिए क्या कंडीशन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन रखेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी है ऑफ ईच पार्टिकल ये हमारे पास हो जाती है प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1:√2, ठीक है। ये हमारे पास में वेलोसिटीज़ का रेशो आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हैमिल्टोनियन, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो 1 डायमेंशन के अंदर दिया है वो हमारे पास गिवन है, और स्पेसिफिक हीट जो है हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ये जो क्वेश्चन है ये नेट में आया है, ठीक है। 2020 जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, इसमें क्वेश्चन जो है आया हुआ है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक है कि अगर हैमिल्टोनियन इस फॉर्म का अगर आपको दिखता है तो U की यानी इंटरनल एनर्जी की ये वैल्यू होती है, D यहाँ पर डायमेंशन है, आप सभी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कीजिए, 3/4 kT आंसर आ जाएगा। और यहाँ से स्पेसिफिक हीट के लिए हमारे पास में एनर्जी आया है, एवरेज एनर्जी, इसको आप टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4 K। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज़। अभी जो इंटीग्रल है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कोची रेसिड्यू थ्योरम, साइन ऑफ a+b का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले तो, और फिर यहाँ पर जो है पुट करेंगे 1/x को z। तो यहाँ पर हम जो है इंटीग्रल को हम जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, cos z डिवाइडेड बाई z³ माइनस साइन के साथ dz, ठीक है, फॉर ऑल ओवर द स्पेस। अब यहाँ पर z = 0, यहाँ पर अगर हम देखें तो थर्ड ऑर्डर पोल है। आप सीधा यहाँ पर थर्ड ऑर्डर पोल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, cos z को आप e⁻i⁴z लिख दीजिए, और इसका जो है क्या होगा यहाँ पे रियल पार्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद में ये काम भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से आप 1/z का कोफिशिएंट देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1/z का कोफिशिएंट अगर हम देख रहे हैं तो 1/2 है, सिंपली आपने जो है इसको 2πi से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा πi इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन हमें गिवन है किसी स्टेट में, और हमें ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है विच डिस्क्राइब द बेस्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड द डिस्टेंस। अब यहाँ पर अगर आप इस वेव फंक्शन को कंपेयर करेंगे जनरल वेव फंक्शन जो इक्वेशन होती है उससे, तो आप पाएंगे e⁻⁻⁻⁴ जिससे हम n की वैल्यू मालूम करते हैं, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब थीटा और फाई टर्म तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए यहाँ पर l और ये ml की जो वैल्यू है यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो स्टेट हमको मालूम हो गई वो 2s स्टेट हो गई, और यहाँ से आप नंबर ऑफ़ रेडियल नोड्स या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-l-1, यहाँ पर इसका वैल्यू आ गया 1। आप देख भी सकते हैं 0 और 5 के बीच में एक रेडियल नोड जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ जो है आप यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है डिस्पर्जन रिलेशन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो 1 डायमेंशन के लिए गिवन है, ठीक है। अगर देखिए 3 डायमेंशन में गिवन होता तो cos kx a प्लस cos ky a इस तरीके से गिवन होता 3 डायमेंशन में, तो वो टाइट बाइंडिंग अप्रॉक्सीमेशन वाला जो है एनर्जी और जो हमारे पास वेव वेक्टर इसके बीच का रिलेशन होता है, ठीक है। अफेक्टिव मास आपने फाइंड आउट करना है टॉप ऑफ द बैंड पर, तो टॉप ऑफ द बैंड पर जो ka की वैल्यू है वो कितनी होती है ±π/a, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला लगा दिया अफेक्टिव मास का, ठीक है। m* की वैल्यू आ गई h² डिवाइडेड बाई d² e/dk², सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, ठीक है, एनर्जी का वेव वेक्टर के टर्म्स में, और यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और के की वैल्यू हमने पुट कर दिया। आंसर कितना आ गया यहाँ से -h² डिवाइडेड बाय 2γ_a²। नेक्स्ट है आउटपुट वोल्टेज जो है इस ओप-एम्प सर्किट का आपने फाइंड आउट करना है। गिवन है V1 = 2 वोल्ट्स एंड V2 = 1 वोल्ट्स। तो सिंपली आपने जो है नोडल एनालिसिस का यूज़ करना है यहाँ पे, और पोटेंशियल जो है देखिए, कंसिडर द पोटेंशियल एट ए नोड बिटवीन वोल्टेजेस V2 एंड ग्राउंड इज V। सपोज कीजिए इस फिगर के अंदर V2 और V जो है इसके बीच में वोल्टेज जो है वो कितना है V है। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से पोटेंशियल एट अदर नोड ऑफ द इनपुट इज आल्सो V, ठीक है। नोडल एनालिसिस दोनों नोड्स पे अप्लाई किया है, इक्वेशंस को सोल्व किया तो V की वैल्यू 1/2 वोल्ट्स आ गया, किसी में पुट कर दीजिए, V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 वोल्ट्स, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्पेस में फ्रीली जो है वो प्रोपेगेट कर रही है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है वो आपको गिवन है। यहाँ पर ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो कंडीशन हम यूज़ करेंगे कि वेव वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट उनका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा फ्री स्पेस में।
तो इसका इम्प्लाइज अगर हम करेंगे तो यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट लेने पर ए की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 0.5। तो इस तरीके से कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किया। तो सिंपली ये बात है कि बार्क एग्जाम के लिए आपने क्या करना है कि आपने प्रैक्टिस सेट्स जितने आप सोल्व कर सकते हैं उतना आप सोल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे गेट और जो IIT जैम है इसके आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपने लगाने हैं, वहाँ से आपको जो है जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर होंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे टाइम एक्यूरेसी जो है दोनों आपके साथ में मेंटेन होगी, और टाइम लिमिट का और एक्यूरेसी का ही इसके अंदर खेल है। एग्ज़ाम जो है वो जैसे आप क्रैक कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा का सारा डिपेंड कर रहा है इंटरव्यू पर। यानी कि अगर आपका इंटरव्यू जो कि 1 आवर से ज़्यादा का ही चलता है तो वहाँ तक जो है आप पहुँचे और उसके बाद में अच्छे से किसी भी एक सब्जेक्ट की तैयारी करके आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।